जय हिंद स्टूडेंट्स एंड जितने हमारे ऑडियंस हैं और श्रोतागण सभी वाचकर जितने भी इस YouTube चैनल पर वीडियो देखते हैं। साथियों, आज हम आप लोगों को साइंस पढ़ाएंगे। साइंस मीन्स विज्ञान। विज्ञान क्या है? किसी चीज़ के विषय में विशेष ज्ञान हो, उसको पूर्णतः जानकारी प्राप्त हो तो उसी को हम विज्ञान कहते हैं। आज हम आप लोगों को विज्ञान के अंतर्गत मानव शरीर के विषय में पढ़ाएंगे। और मानव शरीर विभिन्न अंग तंत्रों से मिलकर बना है और उन अंग तंत्रों में से एक अंग तंत्र है रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र को हम बताएंगे क्योंकि यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त करें। पूरे वीडियो को देखना, वीडियो स्किप मत करना। पसंद आ जाएगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जो अच्छा या बुरा कुछ आपको मालूम पड़ेगा उसे लिख देना। यदि चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। समय को न लेते हुए मैं मूल टॉपिक पर आता हूं और आप लोग ज्ञान विज्ञान 16 यूट्यूब चैनल के सभी वीडियो को देखते रहिए और कहानियां भी पढ़ते और सुनते रहिए। साथियों, आज हम आप लोगों को बताएंगे हृदय के विषय में। हृदय क्या है? हृदय शरीर में कहाँ है? हृदय कैसे कार्य करता है? उसका क्या महत्व है? वो किस भांति कार्य करता है? ये हर चीज है। तो सर्वप्रथम आप लोगों को बता दूं, हृदय शरीर में कहाँ है। हृदय शरीर में वक्ष में है। ये वक्ष गुहा होता है, पूरा वक्ष डायफ्राम के ऊपर और दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ा सा बाएं तरफ हटकर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से बता दूं, वीडियो पूरा देखते रहिए। जैसे माना ये फेफड़ा हो गया, तो बीच फेफड़े में ना हो करके थोड़ा ये बाएं तरफ। ब्लैक बोर्ड में जो दायां दिखाई पड़ता है वो बायां होगा, जो बायां दिखाई पड़ेगा वो दायां होगा। हमारा हाथ ये दायां है तो समझ लीजिए, जब ये हमारा हाथ इधर दायां है तो ब्लैक बोर्ड में इधर दायां होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग समझे, बीच में हर्ट ना हो करके, बीच में जो हर्ट है यहाँ ना हो करके थोड़ा वो बाएं की ओर है, यानी यहाँ पर स्थित होता है हर्ट हमारा, यहाँ पर। और ये हर्ट की आकृति कैसे होती है? एक बंद मुट्ठी की तरह होती है। ये किससे बना होता है? ये हृदय जैसे कोशिक जो पेशी होती है वो 3 प्रकार की होती है, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। तो ये हृदय पेशी की बनी होती है। और एक ऐसी पेशी होती है हृदय पेशी जो आजीवन पूरा जीवन कार्य करता है। हृदय ही एक शरीर का ऐसा अंग है जो सबसे ज़्यादा व्यस्त रहता है। पूछा जाता है कि शरीर का कौन ऐसा अंग है जो सबसे ज़्यादा व्यस्त रहता है। हमारी आँखें भी व्यस्त रहती हैं, किंतु ये भी आराम कर लेती हैं जब हम सो जाते हैं और स्वप्न ना देखते हों। लेकिन जो हमारा हार्ट है, हृदय है, दिल है, ये कभी आराम नहीं करता है। ये एक ही ताल से, एक ही लय से, एक ही क्रम से कंटिन्यू अविरत लगातार कार्य करता रहता है। यदि यह अपने चाल को, स्पीड को बढ़ा लेता है, अर्थात सिस्टोलिक और डिस्टोलिक इसका घट बढ़ जाता है तो बीपी हाई या लो होने लगती है। यदि हार्ट बीट तेज होने लगे तो हार्ट समझिए भागने लगा, धीम होने लगे तो भी परेशानी हो जाती है। इसका एक नियत चाल है 70 से 72 बार या 70 से मैक्सिमम 80 बार। करेक्ट एग्जैक्ट तो माना जाता है कि 1 मिनट में हार्ट 72 बार धड़कता है।
किंतु 70 से 80 तक हो सकता है। यानी जो दिल होता है 70 से 80 बार सिस्टोलिक और डिस्टोलिक इसका होता है। जब सिकुड़ता है हार्ट तो उसे कहते हैं सिस्टोलिक, और जब फैलता है तो उसे कहते हैं डिस्टोलिक। इसमें क्या होता है, जब हार्ट सिकुड़ता है तो उसके अंदर दाब बढ़ जाता है, जब फैलता है तो दाब घट जाता है। सारी क्रियाविधि हम आपको बताएंगे। तो सर्वप्रथम मैंने जो बताया उसे शॉर्ट में रिपीट कर दूं। क्या बताया कि हार्ट हृदय मांसपेशियों से बना होता है, यह सदैव कार्य करता है, कभी थकता नहीं है, एक नियत वेग से, एक नियत संपीड़न से, स्पीड से, आवृत्ति से ये कार्य करता रहता है। यह लगभग अपना डिस्टोलिक हिस्टोलिक यानी सिकुड़ना और फैलना लगभग 70 से 80 बार करता है। इससे क्या फायदा होता है सारी चीज बताएंगे। और यह शरीर में वक्ष गुहा में यानी जो सीना होता है यहीं पर होता है, और यह दोनों फेफड़ों के मध्य में थोड़ा बाईं तरफ हट करके होता है। और जो हार्ट होता है डायफ्राम के ऊपर होता है। हार्ट का मुख्य कार्य होता है पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाना और पूरे शरीर के अशुद्ध ब्लड को फेफड़े तक पहुंचाना, फेफड़े से बने शुद्ध ब्लड को पूरे शरीर में भेजना। अब ब्लड पूरे शरीर में क्यों जाता है, वहाँ से अशुद्ध कैसे होता है, वो हार्ट में कैसे पहुँचता है, फिर फेफड़े में कैसे जाता है, फेफड़े में कैसे शुद्ध होता है, हार्ट का क्या महत्व है, इसको हम डिटेल में अभी बताएंगे। वीडियो को देखते रहिए। तो सर्वप्रथम ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा हार्ट है इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है या प्रतियोगिताओं में पूछा जाता है कि किस जीव का हार्ट है जिसमें 3 चैम्बर होते हैं। तो मेढक एक ऐसा जीव है जिसके हार्ट में 3 चैम्बर यानी 3 कक्ष होते हैं। लेकिन मानव शरीर में 4 चैम्बर होते हैं यानी 4 कक्ष होते हैं। पहले जो 2 ऊपर के होते हैं वो अलिंद कहलाते हैं, नीचे के 2 चैम्बर होते हैं वह निलय कहलाते हैं। ऊपर के जो 2 चैम्बर होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, नीचे के जो 2 चैम्बर होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं। और जो नीचे के 2 चैम्बर होते हैं जिनका नाम निलय है तो उनका आकार छोट क्यों होता है, क्योंकि उनकी दीवारें बहुत ठोस होती हैं। अब उनकी दीवारें ठोस क्यों होती हैं इसे भी हम बताएंगे। अलिंद की दीवारें प्रकृति ने, गॉड ने, मालिक ने, ईश्वर ने, कुदरत ने पतला क्यों बनाया उसे भी हम बताएंगे। और हृदय आघात से कैसे बचता है, एक तो वक्ष गुहा में है, ऊपर से हड्डियां यानी पसलियां हैं, फिर उसके अंदर हृदय आवरण से वो ढका है, फिर उसके अंदर हृदय द्रव भी भरा हुआ है जो बाहर आघात से बचाता है, क्योंकि हृदय बड़ा ही कोमल है। अब हम चलते हैं हृदय के कार्यविधि के विषय में वर्णन करेंगे कि हृदय कैसे कार्य करता है। और जब हृदय की एक खासियत है, एक उसकी विशेषता होती है, एक उसका गुण होता है। उसका गुण यह है कि जब हृदय सिकुड़ता है तो एक निलय से ब्लड फेफड़े को जाता है और एक निलय से ब्लड पूरे शरीर में जाता है। और जब फैलता है हृदय तब एक अलिंद में पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त आता है, एक अलिंद में फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है। तो इस सिकुड़ने फैलने की क्रिया कैसे होती है उसे हम एक ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे, जो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। ये आप समझ लीजिए कि हृदय है। कौन सा हृदय, ये समझ लीजिए एक हृदय है, ये एक हृदय है। इसका निचला भाग सिकुड़ा है, ऊपर का भाग फैला है। इसमें एक चैम्बर यहाँ मानिए, ये चैम्बर
एक चैम्बर यहाँ मानिए और एक चैम्बर यहाँ और एक चैम्बर यहाँ। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। अब इसकी दीवारें बहुत मोटी हैं। ये क्यों मोटी है इसको भी मैं बताऊंगा। इसकी दीवारें बहुत मोटी हैं और इसकी दीवारें थोड़ा पतली है। इसमें कम प्रेशर होता है। पतली दीवार वहीं रखा जाता है जहां प्रेशर यानी दबाव कम होता है। इन दोनों में दबाव ज्यादा होता है। इन दोनों का नाम निलय है। क्या नाम है? निलय। निलय। इसका क्या नाम है? निलय। निलय। ये निलय है, ये निलय है और ये अलिंद है। अलिंद। और ये भी क्या है? अलिंद। ये है अलिंद। अब ये कौन सा अलिंद है? दायां है या बायां? तो जो दाएं हाथ की तरफ होगा वो बायां होगा। ये बायां अलिंद है। और जो बाएं हाथ की तरफ होगा वो दायां, वो दायां अलिंद होगा। ठीक इसी प्रकार से दाएं हाथ की तरफ जो निलय है उसका नाम है बायां निलय। बायां निलय। और जो बाएं हाथ की तरफ निलय है उसका नाम है दायां दायां निलय। ठीक है। अब इनके कार्य को देखिए, देखते रहिए। यहाँ पर माना फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा। यहाँ पर है फेफड़ा। ये फेफड़ा समझ लीजिए है। और इधर समझ लीजिए मनुष्य का क्या है? शरीर। पूरा शरीर। एक ग्राफ के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। यह है पूरा मानव शरीर। ये समझिए शरीर है। इसके अंतर्गत तुम्हारे हाथ, पैर, पेट, नाक, कान, गर्दन, भिन्न प्रकार के जितने भी अंग हैं सब इसमें आ गए। केवल हम शरीर, फेफड़ा और हार्ट 3 चीज का कंबाइनेशन करके डिस्क्रिप्शन करेंगे। इसका जो है वर्णन करेंगे। ये है तुम्हारा फेफड़ा। अब सर्वप्रथम क्या होता है? शरीर में भी 2 धड़ होते हैं, ऊपरी भाग और निचला भाग। जो हार्ट से नीचे होता है वो निचला भाग और जो हार्ट से ऊपर होता है वो ऊपरी भाग होता है। लेकिन अब पूरे शरीर का जो ब्लड है, पूरे शरीर का जो ब्लड है वो आता है दाएं अलिंद में। पूरे ये तीर मैं बना रहा हूं कि इधर से इधर आता है ब्लड। देखिए इधर आता है। रेड चाक होता तो भी बताते, लेकिन समझते रहिए। यहाँ शरीर से जितना भी ब्लड है वो आता है कहाँ पर? कार्य विधि में आप कैसे परीक्षा में लिखेंगे उसे देखते रहे। पूरे शरीर से अशुद्ध, और शरीर से जब आएगा तो क्या आएगा? अशुद्ध। शरीर से जो ब्लड आएगा वो क्या आएगा? अशुद्ध। अब शरीर में ब्लड अशुद्ध कैसे हो जाता है बता दूं। जब पेट में जो हम भोजन खाते हैं हमारी आंत में जाता है, आंतें भोजन को पाचन करती हैं। पाचन का मतलब होता है अघुलनशील जटिल कार्बनिक पदार्थों को घुलनशील सरल पदार्थों में आंत भोजन को पाचन करके परिवर्तित कर देती है, जिससे उस भोजन में जो जल होता है उन्हें आंतों में छोटे छोटे रसांकुर होते हैं, वह उन्हें अवशोषित कर लेते हैं। और अवशोषित करने के पश्चात वह ब्लड को दे देते हैं। ब्लड शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है और हर अंग का निर्माण ऊतकों से होता है। ऊतक का निर्माण कोशिकाओं से होता है और कोशिकाओं के अंदर एक कोशिकांग होता है जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही जब भोजन पहुंचता है
यानी जो भी कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन्स है, ये सब भोजन जब पहुंचता है तो वहाँ पर ब्लड फेफड़े से जो ऑक्सीजन लेता है वो वहाँ पर जलता है, और वहाँ पर जलने के बाद में, जलने से तात्पर्य है वहाँ उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण से तात्पर्य है उसका दहन होता है। उसी को हम एक सिंपल भाषा में कहते हैं भोजन जलता है, और वहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है। और जब भी कोई वस्तु को हम जलाते हैं या किसी भोजन का ऑक्सीकरण कराते हैं या दहन कराते हैं तो उसमें ऑक्सीजन खर्च होता है, और जब कोई चीज़ जलता है या दहन होता है तो ऑक्सीजन खर्च होता है, किंतु कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। वही निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को अशुद्ध कर देता है। वही अशुद्ध ब्लड पहुंचता है पूरे शरीर से, कहाँ? दाएं अलिंद में। मैंने अभी बताया कि ब्लड अशुद्ध कैसे होता है, शॉर्ट में बता दूं। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ऊर्जा गृह के अंदर, पावर हाउस के अंदर भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीजन का खपत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर मुक्त होता है। वह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वाला जो ब्लड होता है वही अशुद्ध होता है। वह पहुँचता है पूरे शरीर से, कहाँ पर? दाएं अलिंद में। और ये किसके, ये जिस माध्यम से, जिस रास्ते से, जिस मार्ग से आता है इसका नाम है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी के माध्यम से पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त पहुंचता है दाएं अलिंद में। अब फिर क्या होता है देखिए, दाएं अलिंद से अभी ये कैसे वाल्व खुलते हैं उनके विषय में भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा समझते रहिए। अब ब्लड दाएं अलिंद से पहुंचता है दाएं निलय में। कहाँ पहुंचता है? दाएं निलय में। अब दाएं निलय से ब्लड जाता है फेफड़े में। दाएं निलय से ब्लड कहाँ जाता है? फेफड़े में। अब ये फेफड़े में पहुंच गया ब्लड। रेड चाक होता तो बताते अशुद्ध रक्त कैसे जाता है। जाकर ले आओ, कोई रेड चाक एक लेकर आओ। तो देखिए पूरे शरीर से ब्लड पहुंचा दाएं अलिंद में, और दाएं अलिंद से ब्लड पहुंचता है दाएं निलय में, और दाएं निलय से ब्लड पहुंचता है फेफड़े में। अब फेफड़े में कैसे शुद्ध होता है ब्लड उसके विषय में बता दूं। फेफड़ा एक ऐसा अंग है जो वायुमंडल से वायु को खींचता है और उससे ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है। ऑक्सीजन कैसे अवशोषित करता है? फेफड़ा एक मधुमक्खी के छत्ते के तरह या एक सोक्ता की तरह कह लीजिए, उसकी संरचना होती है जिसमें वायु जाती है, वायु कोश में भर जाती है, और उस वायु कोश में ब्लड होता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है तो हीमोग्लोबिन लौह का बना होता है, और लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करके, जैसे खिड़कियों पर या लोहे की वस्तुओं पर आपने देखा होगा जंग लग जाता है, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। अब वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जा करके पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन खपत होता है, खर्च होता है, तो वहां से निकला कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। वही डीऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर पहुंचता है फेफड़े में, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा बाहर निकाल देता है, और बाहर की ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन फिर अंदर ले जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलता है, तब वहां बनता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया करना हीमोग्लोबिन का कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे निकलना कहलाता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। अर्थात ऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी ऑक्सीजन से क्रिया करना ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को बाहर अंदर छोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करना डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक इसी प्रकार से क्रिया चलती रहती है।
तो ये मैं बता दूं पूरे शरीर का, देखिए अब रेड दिख रहा होगा ना, ये जो लाल है ये समझिए अशुद्ध है। अशुद्ध रक्त कहाँ पहुंचता है? पहुंचता है दाएं अलिंद में, और यहाँ पर यह भर जाता है। फिर यहाँ पे पहुंचता है दाएं निलय में, यहाँ भर गया। फिर ये जाता है यहाँ कहाँ पर? फेफड़े को, और फेफड़े को जब पहुंचता है तो यहाँ फेफड़े में भी भर जाता है, फैल जाता है, वितरित हो जाता है, बिखर जाता है, और वहां पर ऑक्सीजन से क्रिया करके यह शुद्ध हो जाता है। अब यहाँ से जब शुद्ध हो जाता है ब्लड, शुद्ध होने का मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है, यानी ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो समझिए शुद्ध है, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो समझ लीजिए अशुद्ध है। अब यहाँ से जो है शुद्ध, यहाँ से जो शुद्ध ब्लड है, शुद्ध खून है, रक्त है, लहू है, वो कहाँ पर आता है? वो आता है बाएं अलिंद में। तो बाएं अलिंद में क्या होता है? शुद्ध रक्त। लोग हाथ में कहते हैं कि दायां हाथ है ये शुद्ध है, बायां हाथ अशुद्ध है, लेकिन दिल में देखो सब उल्टा काम होता है, दिल का काम ही उल्टा होता है। तो जो फेफड़ा है, तो फेफड़ा जो शुद्ध ब्लड है, रक्त है, उसको कहाँ पर भेजता है? बाएं अलिंद में। अब बाएं अलिंद में सब शुद्ध रक्त रहता है, फिर वह कहाँ जाता है? बाएं निलय में। बाएं निलय में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है, और बाएं निलय से फिर कहाँ चला जाता है? शरीर में। बाएं निलय से ब्लड कहाँ चला जाता है? पूरे शरीर में। तो ये जो आपको हरे चिन्हित कर रहा हूं, ये समझ लीजिए शुद्ध रक्त है, और यह शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से शुद्ध रक्त बाएं निलय में, बाएं निलय से शुद्ध रक्त जाता है पूरे शरीर में, और पूरे शरीर में 50% जितने भी धमनियां हैं उसमें शुद्ध रक्त रहता है। पूरे शरीर में 50% जो धमनियां हैं उसमें शुद्ध रक्त रहता है, और जो 50% शिराएं हैं उसमें अशुद्ध रक्त रहता है, और 50% अशुद्ध जो ब्लड होता है वो कहाँ पहुंचता है? दाएं अलिंद में, और दाएं अलिंद से अशुद्ध रक्त दाएं निलय में, और दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फेफड़े को जाता है। इस प्रकार से ब्लड पूरे शरीर से भ्रमण करके हार्ट में आता है, हार्ट पंप करके फेफड़े को देता है, फेफड़े से लेकर के पंप करके पूरे शरीर को देता है। अर्थात ये जो हमारा हार्ट है यह एक पंप की तरह कार्य करता है, और ये बहुत ढेर सारा ब्लड पूरे शरीर में भेजता है, और ढेर सारा ब्लड वहां से ये ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है। तो यह पूरा जीवन कार्य करता रहता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हार्ट क्या खाता है, हार्ट अपना खुद ऑक्सीजन कहाँ से पाता है, सारी चीजों को हम बताएंगे। हार्ट अटैक कैसे होता है, ब्रेन हैमरेज कैसे होता है, उसको भी बताएंगे। अब देखिए हार्ट में जैसे कोई रसोइया है, घर पे भोजन बनाता है तो सबके लिए भोजन बनाता है। किसी होटल पर यदि आप काम करते हो तो आप सबके लिए भोजन बनाएंगे, लेकिन खुद भी तो खाने के लिए खुद भोजन बनाएंगे। तो जो हार्ट होता है, हार्ट अपना स्वयं जैसे पूरे शरीर को ब्लड की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से हार्ट को भी ब्लड की जरूरत होती है। तो एक ऐसा रास्ता जिससे ब्लड हार्ट को जाता है, वह रास्ता जब डैमेज हो जाता है या उसमें हम चिकनी चीजें ज्यादा खाते हैं, नशे पत्ती वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, उसमें चर्बी या जो है फैट कह लीजिए जब भर जाता है तो मार्ग उसका कम हो जाता है, तब वहाँ पर ब्लड हृदय को खुद नहीं मिल पाता है। वो तो अपना ब्लड पूरे शरीर को देता है, लेकिन जो उसे खुद खाने के लिए ब्लड है वो नहीं पाता है। तब हार्ट कार्य करना बंद कर देता है, खुद छटपटाने लगता है, फटफटाने लगता है, तब उसी को कहते हैं हार्ट अटैक हो गया। कार्नेरी आर्टरी जो होती है उसी के माध्यम से ब्लड जाता है फिर हृदय को,
तो वह रास्ता जिसके माध्यम से, वह धमनी जिसके माध्यम से हार्ट खुद ब्लड खाता है, वह मार्ग जब बिगड़ जाता है तो व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाता है और हार्ट से ब्लड मस्तिष्क को जाता है। तो जब उस रास्ते में कोई गड़बड़ी पैदा होती है, कोई मिस्टेक होता है, उसमें गंदगी, कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, ये सब चीज़ जब जम जाती है और माइंड को ब्लड नहीं पहुंचता है तो माइंड की वो नसें, बहुत से लोग कहते हैं ना माइंड की नस चिपक रही है या माइंड की नस फट गई है, तो जब दिमाग वाली नस खराब होती है उसे नस ना कह करके उसे धमनी कहिए। तो जब माइंड वाली धमनी खराब होती है जो हार्ट से ब्लड को माइंड तक पहुंचाती है, उस रास्ते मार्ग में जब कोई परेशानी आती है, उसमें अशुद्धि जम जाती है तो माइंड पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पाता है। और पर्याप्त मात्रा में ब्लड ना पाने का मतलब पर्याप्त मात्रा में उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता है, क्योंकि जहां ब्लड पहुंचेगा ऑक्सीजन वही पहुंचेगा। तो जब ऑक्सीजन, ये हमारा मस्तिष्क जो है ये ऑक्सीजन खाता है, जब इसे ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ब्लड नहीं मिलता है तो वो भी फटफटाना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार से ब्रेन हैमरेज हो जाता है। और जो यदि शरीर के ठीक इसी प्रकार से अगले वीडियो में वर्णन करेंगे, तब तक के लिए शॉर्टकट में इसके विषय में देखिए जो बात टॉपिक चल रही है। अब जो ब्लड होता है, चलिए इसे मैं स्टार्ट कर दूं, फिर टाइम बचता है तो थोड़ा और इसमें एक दो पॉइंट बता दूं, क्योंकि इंटरवल का बेल लग गया है और इस समय टाइम भी कम है। जो मैंने बताया उसे स्टार्ट कर दूं, फिर अगले वीडियो में इसके आगे डिटेल देखना। तो मैं कह ये रहा था कि पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त है वो फुफ्फुस धमनी द्वारा दाएं अलिंद में आता है। पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त है वो फुफ्फुस धमनी द्वारा दाएं अलिंद में आता है। दाएं अलिंद से फिर दाएं निलय में आता है। दाएं निलय से फिर फेफड़े को जाता है। फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नाक द्वारा निकल जाता है। बाहर की वायु फेफड़े में आती है। फेफड़े से ऑक्सीजन ब्लड ग्रहण कर शुद्ध होता है और शुद्ध ऑक्सीजन फिर बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद में आता है। उस मार्ग का नाम है फुफ्फुस शिरा। इसका क्या नाम है? जैसे यहाँ फुफ्फुस धमनी है, ऐसे इसका नाम है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा। अब फुफ्फुस शिरा से फेफड़े से शुद्ध रक्त पहुंचता है बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से बाएं निलय में। बाएं निलय से पहुंचता है पूरे शरीर में। यही प्रक्रम चलता है। इसी को मैंने बार बार बताया ताकि परीक्षा में ऐसे एक चित्र बनाइए और जितना मैं बोला हूँ ऐसे इसी ग्राफ के माध्यम से बोल करके हेडिंग वाइज लिख दीजिए। अब एक पॉइंट और बता दूं। अब यहाँ से जो पूरे शरीर के अंदर ये नीली संरचना दिखाई दे रही है, नीला इसलिए बनाया हूँ क्योंकि ये शुद्ध वाला ब्लड इसमें टहलता है। तो इसे ये किस रास्ते से टहलता है? उन सभी रास्ताओं का नाम है धमनी। पूरे शरीर में शुद्ध रक्त धमनियों में होता है और पूरे शरीर में अशुद्ध रक्त शिराओं में होता है। किंतु थोड़ी बात ध्यान रखें, यहाँ जो फेफड़े एक पूरे शरीर से हार्ट को आती है मार्ग और एक हार्ट से मार्ग फेफड़े को जोड़ती है। तो इधर की कहानी देखिए, इधर थोड़ा उल्टा हो रहा है। यहाँ पर इसे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके लिए यहाँ केवल हार्ट तक ही लिखेंगे। जो फेफड़े से शुद्ध रक्त हार्ट तक आता है तो उसे भी धमनी कहना चाहिए, क्योंकि एक ही थ्योरी होती है कि धमनी में शुद्ध ब्लड और शिरा में अशुद्ध ब्लड होता है। लेकिन फेफड़े से जिस रास्ते से ब्लड हार्ट को आता है जिसमें शुद्ध होता है उसे शिरा ना कह के धमनी कहना चाहिए, लेकिन उसे शिरा कहा गया इसीलिए उसका नाम फुफ्फुस लगा दिया गया। ठीक इसी प्रकार से हार्ट से जो फेफड़े में ये मिस्टेक हो रहा था,
हार्ट से जो फेफड़े में ब्लड जाता है ये अशुद्ध होता है, तो अशुद्ध को सिरा कहना चाहिए, लेकिन इसे धमनी कहा गया, इसीलिए इसका नाम फुफ्फुस धमनी रखा गया। तो जो फुफ्फुस धमनी है, इसमें फुफ्फुस धमनी में पूरे शरीर के जितनी भी धमनियां हैं सब में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। पूरे शरीर के जितने सिरा हैं सब में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन जो फुफ्फुस सिरा है उसमें शुद्ध रक्त होता है। फुफ्फुस सिरा कहाँ होता है? फेफड़े से हार्ट के बीच में। फुफ्फुस धमनी कहाँ होती है? फेफड़े से हार्ट के बीच में। और बाकी जितने भी शरीर से लेकर के हार्ट तक जितने भी अशुद्ध रास्ते हैं जिसमें अशुद्ध ब्लड रहता है उनका नाम है सिरा। उसका क्या नाम है? सिरा। और ये तुम्हारा क्या है? यह है धमनी। अब ब्लड का हमारे शरीर में क्या कार्य है? हार्ट का कार्य आपने समझा। हार्ट का कार्य है पूरे शरीर में ब्लड को फैलाना और बिखरे हुए ब्लड को फेफड़े यानी हार्ट तक लाना। लेकिन ब्लड का क्या, हार्ट क्या करता है? वो तो बस यही काम करता है, केवल ब्लड को पूरे शरीर में बिखेरता है, बिखरे हुए ब्लड को फिर हार्ट तक लाता है, फिर फेफड़े तक भेजता है, फेफड़े से पूरे शरीर में भेजता है। तो ये क्या कार्य करता है? ब्लड को फैलाने लाने से क्या फायदा है? तो ब्लड का कार्य देख लीजिए। बस वीडियो एंड करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ब्लड जो होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। फेफड़ा तो ऑक्सीजन ब्लड को दे दिया, लेकिन यदि हार्ट कार्य करके ना पूरे फेफड़े में पूरे शरीर में ब्लड को ना पहुंचाए तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचे? यानी ब्लड पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है और पूरे शरीर में बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड खींचता है और फिर पूरे शरीर पर ताप का नियमन करता है। आप बिस्तर में सोए हो, आपका आधा शरीर बिस्तर के अंदर हो, आधा बाहर हो, तो बाहर का अंग आपका ठंडा पड़ जाएगा, तो जो वो ठंडा ब्लड है वो अंदर आएगा और अंदर का गर्म ब्लड बाहर जाएगा, अर्थात ताप का नियमन करता है। और पूरे शरीर के अंदर जो आंत होती है जिससे भोज्य पदार्थ आप लोग ग्रहण करते हो वो ब्लड के ही माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। उदाहरण के तौर पर आपकी उंगली कट गई तो आप दवा कहाँ खाओगे? मुंह में जाएगा, कहाँ? पेट में। और उसके विभिन्न प्रकार के जो घटक दवा के होंगे अवशोषित कौन करेगा? ब्लड। और ब्लड कहाँ पूरी दवा को पहुंचाएगा? पूरे शरीर में। पूरे शरीर में जहाँ जहाँ रोगाणु होंगे या आपकी क्षतिग्रस्त कोशिका ऊतक होंगे उसका वहाँ पर मरम्मत हो जाएगा। अर्थात ब्लड ही है जो पोषक तत्वों को विभिन्न अंगों तक पहुँचाता है। बहुत पॉइंट चल रही है, देखिए ब्लड ही एक ऐसा चीज है जो पूरे शरीर में पोषक तत्वों को पहुंचाता है। ब्लड ही ऐसा है जो पूरे शरीर के पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह में बने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर पहुंचाता है। ब्लड ही ऐसा है जो ताप का नियमन करता है। तो ये सब ब्लड का कार्य है। लेकिन ब्लड से ये कार्य करवाता कौन है? वो हार्ट करवाता है, क्योंकि वही पूरे शरीर में उसे पंप करके भेजता है और वही फिर उसे फेफड़े में ले जाता है। एक पॉइंट और देख लीजिए, इसकी दीवारें मोटी क्यों होती हैं, इसकी पतली क्यों होती है, इसका आकार बड़ा क्यों है, इसका आकार छोटा क्यों होता है? ये तो आपने किताबों में पढ़ा होगा कि अलिंद बड़े होते हैं, निलय छोटे होते हैं, निलय की दीवारें मोटी होती हैं, अलिंद की दीवारें पतली होती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये बड़ा होता है तो जितना भी ब्लड इसका है, यानी एक लगभग 100 स्क्वायर फीट में जो पुआल या भूसा रखा हो उसे 75 स्क्वायर फीट में भरेंगे तो वहां पर दाब ज्यादा हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर माना 10 स्क्वायर फीट में जो वायु है उसे 1 स्क्वायर फीट में भरेंगे तो वहां वायु दाब बढ़ जाएगा। तो इतने बड़े होम में, इतने बड़े कक्ष में जो वायु है, जो ब्लड है, उसे इस छोटे से कक्ष में जब भरेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, दीवारें मोटी नहीं होगी तो एक कक्ष भी, चैम्बर भी फट जाएगा। और जब दीवारें मोटी हैं तो चैम्बर फैलता नहीं है, दाब जब बढ़ता है तभी वो फेफड़े को जाता है। और
इसको क्यों छोटा रखा गया? क्योंकि इसमें आना है तो ये ढीला है तो चल गया, और यहाँ से जाना है तो यहाँ की दीवारें मोटी चाहिए, प्रेशर ज्यादा चाहिए। ज्यादा जब प्रेशर होगा तभी पूरे शरीर में ब्लड जाएगा। और इन चारों कक्षकों में मैं एक पॉइंट की बात और आप बता दूं, जो आप कहीं आज तक ना यूट्यूब पर पाएंगे न ही कोई किताब पर पाएगा। इन चारों कक्षों में सबसे ज्यादा किसकी दीवारें मजबूत होती हैं? इन सारे कक्षों में जैसे आप केवल बोर्ड एग्जाम में या प्रतियोगिता में यही पाएंगे कि अलिंद और निलय में किसकी दीवारें ज्यादा मजबूत होती हैं? तो निलयों की। कमजोर किसकी? अलिंदों की। आकार किसका सबसे छोटा होता है? तो निलयों का। बड़ा किसका होता है? अलिंदों का। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें कार्य कौन करता है? सबसे ज्यादा दीवार किसकी मोटी होती है? सबसे ज्यादा प्रेशर किसमें होता है? तो होता है बायां निलय। अब आपको सिद्ध करके बता दूं ऐसा क्यों। इसको क्या करना है? केवल बाहर से आ रहा है, उस ब्लड को भर लेना है, फिर धक्के मार के इसमें पहुंचा देना है। इसको क्या करना है? प्रेशर डालकर केवल फेफड़े तक भेजना है। इसको क्या करना है? खींच लेना है, प्रेशर मार के बस थोड़ी ही दूरी पर यहाँ भेजना है। लेकिन इसको पूरे शरीर में भेजना है। यदि प्रेशर कम हो जाएगा तो ब्लड पूरे शरीर में नहीं जाएगा। अब बीपी हाई और लो कैसे होती है उसे बता दूं। देखिए, जैसे एक मार्ग है, ये मार्ग है। जैसे आप लोग पानी लगाते हो, खेतों को सींचते हो, तो एक पाइप होता है, उसी के माध्यम से समझिए ये मार्ग है। इस मार्ग के माध्यम से माना कोई तरल पदार्थ, कोई द्रव, कोई लिक्विड इधर जा रहा है। अब इस मार्ग के अंदर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमता जाता है। कोलेस्ट्रॉल, इसके अंदर सिगरेट पीते हो, गुटखा नशा पत्ती करते हो, रिफाइंड खाते हो या कोई चिकनी चीज खाते हो, तो वो सब इसके अंदर चर्बी जिसे कहते हैं, फैट बढ़ता है, तो इसके अंदर जम गया। अब मार्ग कम हो गया। जब मार्ग कम हो गया तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा। भाई देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं मेला है और खूब मोटा सा गेट लगा है, तो वहां पर दबाव कम होगा लोगों का, धीमे धीमे आते जाते रहेंगे। और सभी लोगों को निकलने के लिए कहीं छोटा सा मार्ग हो तो वहां पर बड़ी भीड़ भाड़ होगी, बड़ा प्रेशर होगा, बड़ा दबाव वहां पर होगा। तो जब मार्ग कम हो जाता है तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया, यानी ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, जब इसके अंदर फैट नहीं रह गया, धीरे धीरे किसी बीमारी के कारण, टेंशन के कारण ये मार्ग जिसमें ब्लड चलता है, ये रास्ता क्या हो गया? चौड़ा हो गया। तो जब चौड़ा हो गया तो अब जितने वेग से ब्लड जाना चाहिए उससे नहीं जाएगा। जैसे माना कि कोई कहीं पर नहर है, उसमें छोटा सा एक छिद्र था तो तेजी से पानी बहता था। अब उसके छिद्र को यानी बहुत चौड़ा कर दिया गया तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। या कोई मार्ग है जहां पर संकरा मार्ग है, लोग जाते हैं, वहां भीड़ भाड़ ज्यादा है, मार्ग चौड़ा कर दिया जाए तो भीड़ भाड़ कम हो जाएगा। तो जब किसी बीमारी से, डिजीज से इसका मार्ग फैल जाता है जिसमें ब्लड बहता है तो चौड़ा हो जाता है, तब बीपी लो हो जाती है। और जब ये सिकुड़ जाता है तब बीपी हाई हो जाती है। और ये सिकुड़ता कब है? सिकुड़ता है जब इसके अंदर विभिन्न प्रकार के अशुद्धियां जम जाती हैं। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिसका बीपी हाई हो वो नींबू और पानी पिया करे। जब नींबू पानी पिएगा तो नींबू जो होता है वो अंदर जमी हुई अशुद्धियों को काट देगा और रास्ता सफा हो जाएगा, तो दाब कम हो जाएगा, बीपी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ज्यादा पीना भी नहीं है, हफ्ता में केवल एक बार खाली पेट पीना है गुनगुन जल के साथ। और यदि बीपी लो होती है तब क्या करते हैं? बीपी जब लो होती है तो बीपी को मेंटेन करने के लिए सोडियम युक्त भोजन किया जाता है। सोडियम अधिक मात्रा में, नमक, पानी, चीनी, इसका सेवन करेंगे तो बीपी बढ़ जाएगी। और यदि इसका बीपी है, वो बहुत से लोग तो समझ नहीं पाते हैं, गांव देहात में सब उल्टा चलता है। ये कहते हैं कि जब बीपी लो हो भैया तो जो है देखो नमक वमक ना खाओ, और जब बीपी हाई होता है तो कहते हैं नमक तनिक ज्यादा डॉक्टर कहीं से बढ़ाए खाओ। जैसे डॉक्टर बताता है कि उंगली कट जाए तो वहां पर देखना कहीं गंदगी न लागे, कहीं पर गोबर मत उठाना, गधे घोड़े की लीद मत लगने देना, पेशाब मत लगने देना। तो गाँवन में हल्ला है, उंगली कट जाए तो कहते तुरंत जाए कहीं पर पेशाब कर लो, यानी न टिटनस पकड़वे हुए तो पकड़ ले तुरंत मर जाओ।
तो ये गावन में का है, जैसे आप लोगन का पता है कि जो है आयोडीन कहाँ ज़्यादा मिलता है, नमक में मिलता है। नमक में आयोडीन आता कहाँ से है, जो समुद्र होता है, समुद्र में नर लगे होते हैं जिसे गांव देहात में नरकुल कहते हैं। उन्हीं के पट्टीदार हुए राड़ा और मूंजा। गांव देहातन में सड़कन पर मूंजा लगा होता है, तो जो मूंजा होता है उसमें आयोडीन अधिक होती है। निरकुल होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में आयोडीन होती है। आयोडीन निरकुल को जलाकर बनाई जाती है। या निरकुल समुद्र तट पर लगे होते हैं, उसके जल में जो नमक होता है उसमें आयोडीन मिला होता है। अब गाँवन में हल्ला है कि कहीं मूंजा ऊंजा पर पानी बरसी जो चिपक जाए, जो चाट ले हो पी ले हो झाड़ के तो घेंघा निकल आई। ये नहीं कहते हैं कि ग्रंथ या थायराइड ग्रंथ या आयोडीन की कमी से वो अनियमित हो गई इसलिए घेंघा निकला है, तो सब अपोजिट रहता है। इसीलिए कहते हैं नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम मतलब होता है थोड़ी जानकारी रखने वाले को कहते हैं नीम हकीम। अब खतरे जान यानी उसका जान खतरे में हो जाता है। अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। अधूरी सुनी गई बात भी गलत होती है। जैसे रास्ते में हम बता दो भाई परसों एक जगह मार हुआ है, उसको सुन लो, सुनते रहो, मजा ही आएगा। रास्ते में एक पंडित जी जा रहे थे, तो वो रास्ते में पहुंचे तो एक मौर्या जी थे। तो मौर्या जी पंडित जी से बहुत प्रेम करते हैं, तो वो जो है मौर्या जी पंडित जी की बुराई नहीं सुन पाए। तो वो मुँह से वैसे जैसे एक आदमी ने पंडित जी को गाली दिया था वैसे गाली दे के बोले कि मतलब ये बात के कहा है पंडित का, तीका हम बहुत मारब, हमारो परम मित्र है। तो वह अगवक बतिया ना सुनिन, पंडित जी पछवक ना सुनिन, बीचों में जो पंडित जी का गरियाइश रहा वही बात सुनिन, पहुँचे उका ठाए ठाए मारे शुरू कर देन। अब वो बोला काहे मार, तो भैया हम तुम्हारे लिए झगड़ा करी थे, कहीं नम्मे गिरी आओ तो कि झगड़ा कर तो कहीं नहीं बात तुमका कोई कहा है, तुम कह के हम बताए थे कि बात के कहा है। तो आधी सुनी बात बहुत गलत होती है। पूरी जानकारी रखिए। तो नीम हकीम से बचिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। जब भी कोई शरीर के अंदर रोग हो या स्पेशलिस्ट से समझिए। और जो भी मैं पढ़ाया हूँ इसमें कुछ गलती रह गई हो तो कमेंट में लिख देना। एक बार की बात है, छोटा सा चुटकुला सुन लीजिए क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे मनोरंजन नहीं हुआ। एक बार की बात है, एक लोग रास्ते से जा रहे थे तो एक गाय थी, गाय कुछ खा रही थी, तो छोटा सा एक बैल था उसने निगल लिया और उसके गले में फंस गया। तब गांव के लोग पहुंचे, कहे हकीम को बुला कर लाओ, अर्थात डॉक्टर को हकीम कहते हैं, चिकित्सक कहते हैं। उर्दू में हकीम, हिंदी में चिकित्सक, अंग्रेजी में डॉक्टर। तो कहा कि डॉक्टर हकीम चिकित्सक को बुला कर लाओ। तो एक हकीम आए, तो पहरुआ होता है जिससे पहले धान वान कूटा जाता था ना, तो यानी गोल गोल जो कोई चीज बेलन टाइप का होता है, बेलन आप लोग पढ़े होंगे। तो एक बेलन नीचे से रखा, एक ऊपर से, और सरकाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे ढमरियाते हुए लाए और मुंह से उसके बेल निकाल दिए। अब वो देखे कहा बढ़िया आइडिया है, किसी के यहाँ कुछ फंस जाए तर ऊपर पहरुआ रख के और दावते चले आओ, बाहर निकल जाए। घर पहुंचे तब तक उनके मम्मी के कौर अर्जिगा नट्टी माँ पर एक पहरुआ ऊपर धरी ने एक नीचे दाब दे, अम्मा लुढ़क गई। तो इसीलिए कहते हैं कि आधी अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती है और किसी की सुनी हुई बात सत्य नहीं होती है, और आंख से देखी और कान से सुनी बात भी गलत हो सकती है। सोच विचार के कार्य करना है, बिना विचारे जो करे बादिम पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होए हंसाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे, ओके बाय।